हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, लीनियर, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में हमने दो पढ़ लिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको स्टार्ट कराना था कंट्रावेरिएंट टेंसर्स। ठीक है, कंट्रावेरिएंट टेंसर को समझाने से पहले मुझे बताना पड़ेगा आपको रैंक, क्योंकि कंट्रावेरिएंट में आपको फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट, सेकंड रैंक कंट्रावेरिएंट, ये आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले रैंक की डेफिनेशन बता दी थी और समझा भी दिया था कि रैंक क्या होती है। ठीक है, रैंक होती है जो नंबर ऑफ इंडिसेस यूज किए जाते हैं किसी भी टेंसर में, किनको छोड़ करके, डमी इंडिसेस को छोड़ करके। ठीक है, इसमें आपका डमी इंडिसेस में मैंने आपको बता दिया था कि डमी इंडिसेस वो होते हैं जो कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में इक्वली यूज होते हैं, है ना। और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ए, आई, जे के और एम के, इसमें ये आपका मिक्स्ड टेंसर है। इतना तो आपको पता चल रहा है, कितने रैंक का है वो तो अभी हम बताएंगे, है ना। लेकिन ये है आपका मिक्स्ड टेंसर। क्यों? क्योंकि इसमें सबस्क्रिप्ट भी यूज हुई है और सुपरस्क्रिप्ट भी। ये सबस्क्रिप्ट है, ऊपर वाली सुपरस्क्रिप्ट है, ये दोनों यूज हुई है। बट हम ये कह रहे हैं हमें अभी ये पता लगाना है कि इसमें रैंक कितनी है ना। तो रैंक कैसे पता लगाएंगे? अगर इसमें आपको कोई ऐसी इंडिसेस दिख रही है जो सुपरस्क्रिप्ट में भी यूज हुई है और सब में भी, तो वो कौन सी है? के। इन दोनों को हटा दो, इसके बाद तीन ही इंडिसेस बचेंगी, कौन सी? आई, जे और एम। तो उनको इंक्लूड करके आपके थर्ड रैंक मिक्स्ड टेंसर आपका बन जाएगा। समझ में आ गई? तो यहाँ तक हम बात कर चुके थे। ठीक है, तो हम अपना आगे टॉपिक जो भी हमें करना है कंट्रावेरिएंट टेंसर, उससे हम अपना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, चलें देखें। फर्स्ट जो हमारा आता है वो है कंट्रावेरिएंट टेंसर, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं प्रतिचर प्रदेश। समझ में आई बात आपको? ठीक है, देखें, कंट्रावेरिएंट टेंसर को डिफाइन करने के लिए पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ कि हमें क्या क्या चीजें माननी पड़ेगी, है ना। वही दो फ्रेम कंसीडर करने पड़ेंगे, एक एस फ्रेम और दूसरा एस डैश फ्रेम। ठीक है, और दोनों ही फ्रेम में कुछ कंपोनेंट्स होंगे और वो कंपोनेंट कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन होंगे। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ कि कंट्रावेरिएंट टेंसर को डिफाइन करने के लिए हमें दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करने पड़ेंगे, वही हमारे एज यूजुअल एस और एस डैश। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ कंपोनेंट्स होंगे, एन कंपोनेंट्स कंसीडर करके चलूंगी, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको जो बता रही हूँ वो बता रही हूँ फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? कटिया। ठीक है, फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर। ठीक है भाई, अब इसमें आप देखो कि दो फ्रेम होंगे एस और एस डैश, उसमें कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, और वो कंपोनेंट्स किसके फंक्शन होंगे? कोऑर्डिनेट के, है ना। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश। ठीक है, in S frame components A1 A2 AI डैश 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 AN। अब सोच रहे हो कि ये क्या है? A1 से लेके AN तक की है, पर बीच में कोई कंपोनेंट है AI। समझ में आ रही है? यानी कि A से 1 से लेकर N तक जाएंगे तो वहां कहीं बीच में कोई सा भी कंपोनेंट हो सकता है। हो सकता है कि इसमें 5 कंपोनेंट है तो 5 के बीच में कहीं तीसरा कंपोनेंट आ रहा हो। ठीक है, तो कोई ith कंपोनेंट है ये। ठीक है, इन S फ्रेम components A1 A2 डैश 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 AI डैश 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 AN आर the function of coordinates। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे? x1 x2 डैश 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 xn। ये इनके फंक्शन है, इन कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन, यानी कि ये कंपोनेंट्स किनके फंक्शन है? ठीक है, इनके फंक्शन है। अब ये तो बात हो गई एस फ्रेम की। सिमिलरली इन एस डैश फ्रेम कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे एस डैश में? A1 बार A2 बार डैश डैश डैश, इसमें आप ले लो कंपोनेंट होगा बीच में AI बार डैश 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 AN बार आर फंक्शन ऑफ
कोऑर्डिनेट्स x1 बार है ना, x2 बार डैश 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 xn बार। समझ में आ गई। तो दो फ्रेम मैंने आपको बोला ही था पहले, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे। दोनों फ्रेम में अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे और वो कंपोनेंट्स किसके फंक्शन होंगे, कोऑर्डिनेट के। ये आपने कंपोनेंट लिए हैं बिना बार वाले, तो वो बिना बार वाले कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन होंगे। एस डैश में आपके बार वाले कंपोनेंट्स आएंगे तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी बार वाले होंगे। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। देन ये तो बात हो गई यहाँ पे खत्म। इसके बाद ये क्या कहना चाह रहा है, देन दीज विल बी रिलेटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि ये निम्न समीकरण, निम्न रूप, फॉलोइंग आप इसको बोले ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी कि निम्न रूपांतरण समीकरण द्वारा ये सारे कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, संबंधित होंगे। समझ में आ रही बात आपको। यानी कि पहले तो हमने बता दिया कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फलाना फलाना कोऑर्डिनेट है, फलाना फलाना कंपोनेंट है। फिर हम बताएंगे कि ये सारे कंपोनेंट रिलेटेड कैसे होंगे, इनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो वो ध्यान से देखिए, वो ही है कंट्रावेरिएंट टेंसर। ये तो ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको वो ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से रिलेटेड होते हैं। किस तरीके से रिलेटेड होते हैं, ए आई बार इज इक्वल टू डेल एक्स आई बार डिवाइडेड बाय डेल एक्स जे और डेल क्यों ए जे। समझ में आ रही है बात आपको, बात समझ में आ रही है, नहीं आई तो मैं समझा देती हूँ। देख लें, ए आई बार ये था इन कंपोनेंट्स में से कोई भी एक कंपोनेंट, ये हमने ले लिया। ठीक है, ये अब अच्छा देखो, एक चीज और अच्छी बात बताती हूँ आपको, ये कंट्रावेरिएंट टेंसर है तो इसमें आपको जो ये दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कंट्रावेरिएंट ही तो हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे हमने सुपरस्क्रिप्ट यूज किए। तो आप पहचानोगे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से कि वो कंट्रावेरिएंट की है कि कोवेरिएंट की है, वो आप इन कंपोनेंट से पहचानोगे, इनसे पहचान में नहीं आएगी। अब हालांकि कंट्रावेरिएंट में तो इन दोनों में भी सुपरस्क्रिप्ट यूज हुई है, लेकिन जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोवेरिएंट टेंसर तो उसमें ये दोनों भी तब भी ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, यानी कि वहां पे ये डेल वाले जो हमें अभी डिफरेंशिएशन दिखा रखा है, वहां भी ये कंपोनेंट्स सुपर स्क्रिप्ट में ही रहेंगे, तो वहां कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसमें तो फिर भी ठीक है कि भाई चलो सारे के सारे सुपर स्क्रिप्ट ही यूज हो रही है इसमें। ठीक है, तो आपको ये पता लगाना हो कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रावेरिएंट है और कौन सी कोवेरिएंट, यानी कि कौन सी प्रतिचर और कौन सी सहचर है। तो प्रतिचर में आप कंपोनेंट्स को देखेंगे, यानी कि दोनों साइड में अगर कंपोनेंट पे सुपर स्क्रिप्ट यूज हो रही है दैट मीन्स वो कंट्रावेरिएंट है। समझ में आ रही है। और जब हम कोवेरिएंट पढ़ेंगे तो वहां ये कंपोनेंट में सबस्क्रिप्ट यूज होगी। समझ में आ गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो वही है, जो है वही रहती है। समझ में आ गई। तो ये कंट्रावेरिएंट टेंसर इस इक्वेशन से रिलेट होते हैं, ये डिसाइडेड है। समझ में आ गई बात। इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे रिलेशंस को हम अपने फिजिक्स में डायरेक्ट पढ़ते हैं, उनका होता है डेरिवेशन बट वो सिलेबस में नहीं होता, वो हमारे काम का नहीं होता, इसलिए हम नहीं पढ़ते। समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ पे इधर